हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए चलने वाली पाठ्य पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का अध्याय नंबर 3 जिसका भाग ख का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें विकारी शब्दों को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे और विकारी शब्दों में भी एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञा पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा के दौरान हमने इसी पुस्तक में पढ़ा कि प्रयोग और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से दो भेद किए गए हैं? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, जिनका हम विस्तृत अध्ययन आगे की कक्षाओं में करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। और अविकारी या अव्यय शब्द किन्हें कहेंगे? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। वो जो शब्द का रूप है वह सदा एक सा बना रहता है। इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनका अध्ययन भी हम आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से करेंगे। आज की कक्षा में ये जो विकारी शब्द हैं, जिनका रूप, ध्यान रखेंगे, परिभाषा पूछी जा सकती है, जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों के 4 भेद हमने किए हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा, विकारी शब्द का। और विकारी शब्द में संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? इन सभी बिंदुओं पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम का हमें बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सामान्य सी भाषा में हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं? जैसे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या फिर जैसे आपसे संज्ञाओं का निर्माण करवा लिया जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो बनती है उसमें शब्द देके आपसे पूछ लिया जाएगा, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या फिर निम्नलिखित में से किस विकल्प में हमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञाओं के मिल रहे हैं, या सभी शब्द हमें जातिवाचक संज्ञाओं के मिल रहे हैं, या फिर भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, या फिर जो शब्द दे दिया जाएगा जैसे महात्म्य शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा से संबंधित है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनका हम आपको अच्छे से अध्ययन करवा के बता देंगे कि किस प्रकार से आप संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये ही
जो 3 प्रकार हैं ये मान्य प्रकार माने गए हैं। कतिपय विद्वान जिसे अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए कहते हैं कि जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, और इन 3 में ये 2 और जोड़ देते हैं। कौन कौन सी? समुदायवाचक और समूह या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और कुछ जो विद्वान हैं इसे 5 प्रकार से परिभाषित करते हुए इसके 5 प्रकार बताते हैं। आज हम अभी जो संज्ञा है उसके जो 3 प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के अनुसार जो मान्य पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण और रचना, कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई, यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का हमें बोध करवाते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी या लोकेश जो नाम हैं वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द जैसे रामायण, उषा, पंखा। आगे हम देखेंगे कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसे हम कैसे अलग करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और रीटा, मशीन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। स्थान विशेष में जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, स्थान का नाम, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। देशों के नाम भारत, चीन, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा ध्यान देंगे नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। शहरों के नाम, विशेषतः शहरों के नाम ध्यान रखेंगे, पटना, इलाहाबाद जो हैं नाम शहरों के, वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण और महाभारत, ये पुस्तकें हैं, इनका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम, यहाँ तक कि ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के जो नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आप भेद कैसे करेंगे? जैसे हम कहेंगे, परिभाषा को पहले देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है। स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा का नाम हम देते हैं। जैसे मनुष्य है, यह पूरे समुदाय का बोध हमें कराता है। नर है, हमें पूरे समुदाय का बोध कराता है, लेकिन लोकेश हमें किसी व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। नारी जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है क्योंकि हमें पूरे समुदाय का बोध कराती है, लेकिन जो गुंजन है या कविता है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं क्योंकि यह व्यक्ति विशेष का नाम हो जाता है। इस प्रकार से आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर करेंगे। अगर हम बात करते हैं फल की, तो यह हमें काफ़ी सारे फलों का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल एक फल की, सेब या पपीता, तो यह हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको काउंट करेंगे क्योंकि यह एक व्यक्ति का बोध करवाता है। अगर हम बात करते हैं किसी लड़की की, तो वह प्राणी मात्र में आने से समुदाय का बोध करवाती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन कविता है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट
होगा, क्योंकि यह व्यक्ति या किसी एक विशेष लड़की का हमें बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हम भेद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। प्राणी में मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा, ये सभी क्या कर रहे हैं, किसी पूरे समुदाय या वर्ग का बोध हमें करवा रहे हैं। वस्तु में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। स्थान में पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर हम बात करेंगे हिमालय की, तो यह एक नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन पहाड़ और पर्वत जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किसी गांव की बात हम करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन किसी विशेष गांव का नाम लेकर हम अगर बताते हैं कि ये गांव है, इस गांव का नाम है रघुनाथपुरा, तो यह रघुनाथपुरा गांव व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसी भाव, अवस्था अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन या सुंदरता, अर्थात किसी प्रकार का कोई भाव, अवस्था या गुण होता है, या यूं कहें कि जिस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव और कार्य का बोध हमें होता हो, वहाँ कौन सी संज्ञा आएगी? भाववाचक संज्ञा। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनकी गणना नहीं हो सकती, इनका निर्माण होता है और भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। विशेष जो तथ्य है यह क्या दिया हुआ है? कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए, इसकी बात हम पूर्व में कर चुके हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद भी बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। क्योंकि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसमें जो द्रव्य है जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि आते हैं, और जो समुदायवाचक संज्ञा है इसमें पुलिस, कक्षा, परिवार, समुदाय आता है, जिसे हम हमारे हिंदी भाषा में जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लेते हैं। और इस प्रकार से हिंदी में हम तीन ही प्रकार की संज्ञाओं की बात करते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के स्थान साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा अच्छे से पढ़ चुके हैं और भाववाचक संज्ञा का अध्ययन कर चुके हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन से प्रत्यय जोड़ करके उनके मेल से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे, तो इनका ध्यान रखेंगे हम। ता प्रत्यय के मेल से, त्व के मेल से, पन के मेल से, ए के मेल से, ई के मेल से, बड़ी ई के मेल से और आपा के मेल से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। कैसे? ता प्रत्यय के मेल से मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता और पशु से पशुता भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार त्व के मेल से पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि से कवित्व और गुरु से गुरुत्व का निर्माण करेंगे। पन से लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, ए के मेल से शिशु से शैशव, गुरु से गौरव और विभु से वैभव। ठीक इसी प्रकार छोटी ई से भक्त से भक्ति और बड़ी ई से नौकर से नौकरी और चोर से चोरी और आपा से बूढ़ा से बुढ़ापा और बहन से बहनापा, इस प्रकार से संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। और जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है और नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? त्व के मेल से, पन के मेल से, कार के मेल से और स्व के मेल से। किस प्रकार से?
जैसे त्व के मेल से अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व। ठीक इसी प्रकार पन के मेल से अपना से अपनापन, पराया से परायापन, कार के मेल से अहम से अहंकार और स्व के मेल से सर्व से सर्वस्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। किससे? सर्वनाम। ध्यान रखेंगे त्व, पन, कार और स्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से करेंगे? आई से, आई के मेल से साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। आस के मेल से खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। ता के मेल से उदारता, वीर से वीरता और सरल से सरलता। ये के मेल से मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य और स्वस्थ से स्वास्थ्य। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे आपसे विशेषण से, सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का और कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, यह प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। पन से खट्टा से खटपन, पीला से पीलापन। त्व के मेल से वीर से वीरत्व और ई, बड़ी ई के मेल से लाल से लाली। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनानी हमने सीखी। अब हम देखते हैं क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे। ए के मेल से खेलना से खेल, लूटना से लूट, जीतना से जीत। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। बड़ी ई से हंसना से हंसी, आई से चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। आवट से, आवट जो शब्द है इससे, इसके मेल से कैसे बनेगा? बनाना से बनावट, थकना से थकावट, लिखना से लिखावट। आव के मेल से चुनना से चुनाव, आहट के मेल से घबराना से घबराहट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट और उड़ना से उड़ान। ठीक इसी प्रकार नए के मेल से लेना से देना, लेना देना से लेन देन और खाना से खान। इस प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अंत में अवयव से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम करेंगे। बड़ी ई से भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी। य से समीप, ये के मेल से समीप से सामीप्य, इक से परस्पर, इक के मेल से देखो परस्पर से पारस्परिक और व्यवहार से व्यवहारिक। इस प्रकार से हम अवयव से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। ता से निकटता और शीघ्र से शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आज हमने विकारी जो शब्द है उसका पहला भेद संज्ञा का अध्ययन किया है। कल की कक्षा में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।